हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों के लिए नीट 2026 के जो चैप्टर्स हमने स्टार्ट किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11th एंड क्लास 12th, उसका सेम चैप्टर का पार्ट 2 आज मैं लेकर आई हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हमारे क्लास 11th का चैप्टर है, इसका पार्ट 2। हर एक सेशन के बाद मैं आपको कुछ एमसीक्यूज देती हूँ, ये आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि जब भी हम लेक्चर लेते हैं, लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज होमवर्क में देती हूँ और फिर वही एमसीक्यूज आपको आंसर करने होते हैं। और नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम ये होमवर्क वाले एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं और फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इसका जो पार्ट 1 सेशन लिया था उसमें मैंने आपको 2 एमसीक्यूज होमवर्क में दिए थे। पहला क्वेश्चन था, लंग्स आर एनक्लोज्ड इन, हमारे जो लंग्स होते हैं वो कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो, पेरिओस्टियम ये हमारी बोनी कवरिंग है, दिस इज अ बोनी कवरिंग। तो लंग्स बोनी कवरिंग के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होते। पेरिकार्डियम यानी कि ये हार्ट की लेयर है, लंग्स यहाँ भी प्रेजेंट नहीं होते। पेरिकॉन्ड्रियम यानी दिस इज रिलेटेड टू कार्टिलेज मेम्ब्रेन, तो लंग्स यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होते। लंग्स प्रेजेंट होते हैं 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर। इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, तो मैंने आपको बताया था कि डबल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ऐसी डबल लेयर होती है। इसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। डू यू रिमेंबर दिस? तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? द आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इन मैन एंड मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू। तो हमारा जो एयर का पैसेज है, एयर का जो पाथवे है, ये कैसे फॉलो होता है? नेजल कैविटी से होते हुए, मतलब हमारी नोज से होते हुए। यस, नेजल कैविटी से होते हुए ये जाता है हमारे पीछे फेरिंग्स के पास, फिर फेरिंग्स से जाता है ये लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स से आगे जाता है ट्रेकिया के पास, और फिर ट्रेकिया से ये जाता है ब्रोंकाई के पास, फिर ब्रोंकियोल्स एंड देन इनटू द लंग्स। तो नेजल कैविटी फर्स्ट ऑप्शन आएगा। सेकंड ऑप्शन शुड बी फेरिंग्स, तो यहाँ पर फेरिंग्स है, ये ऑप्शन कट कर दो, ये ऑप्शन कट कर दो। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी हमारा वॉइस बॉक्स, और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। पहले ब्रोंकाई आएंगे, फिर ब्रोंकियोल्स आएंगे। सी इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पाथवे बताया था, ये देखो यहाँ पर है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, फिर आता है हमारा ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और फिर इसके बाद आते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद आते हैं एयर सैक, यानी कि हमारा एल्वियोलाई वाला पार्ट। तो ये देखो, नोज से लेके ब्रोंकियोल्स तक का जो पार्ट है, हमारी नोज, यहां पर समझो, यहां पर हमारी नोज है, ये कैसी नोज बना रही हूं मैं, यहां पर मेरी नोज है। तो नोज से लेकर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। और ये काफी लंबा पैसेज है, नोज से लेकर पूरा ब्रोंकियोल्स तक आना, ये काफी लंबा पैसेज है एयर को ट्रेवल कराने का। तो इस तरीके से हमारा एयर का पैसेज होता है। यस, तो नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आएंगे ब्रोंकियोल्स, और फिर आएंगे एल्वियोलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन डिफरेंट है, अदरवाइज यू आर वेरी लाइकली टू गेट कंफ्यूज्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको समझ में आए? चलो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैकेनिज्म और ऑफ ब्रीदिंग वाला टॉपिक। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में, एक्सपीरेशन प्रोसेस के बारे में। इंस्पिरेशन प्रोसेस में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपीरेशन प्रोसेस में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस पैसिव प्रोसेस होता है, कहाँ पे एनर्जी यूज होती है, कहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होती है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको ये पूरी थ्योरी भी पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ, पहले प्रोसेस समझा देती हूँ, और फिर हम थ्योरी का एक एक वर्ड पढ़ेंगे, ताकि हमारा थ्योरी भी कवर हो जाए और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्योंकि नीट एग्जाम में सिर्फ थ्योरी रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके पीछे क्या एनालिसिस समझना पड़ेगा,
ताकि आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ और तभी आपका वो टॉपिक पूरा कवर होगा, ठीक है। तो अभी देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर आपको समझना है तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल समझने होंगे, जैसे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो बॉयल्स लॉ आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। तो ये कुछ बेसिक्स जो हैं, ये बेसिक्स आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूं, रुको एक स्लाइड में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है, चल ओके। सो यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाले प्रोसेस के बारे में आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। देखो, जब हवा में, जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, एक्सपिरेशन की बात करते हैं, तो हमारे हवा में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। यस मैम, आई ऑल्सो अग्री, मतलब बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला जो प्रोसेस है, इसमें हम एयर को इनहेल करते हैं। हम किसको इनहेल करते हैं बच्चों? एयर को इनहेल करते हैं। अब हमें पता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमको इस पूरे के पूरे मिक्सचर से कुछ लेना देना नहीं है। हम इस गैसेस के मिक्सचर में से सिर्फ दो गैसेस से कंसर्न्ड होते हैं, दो गैसेस से रिलेटेड हम कंसर्न्ड होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि हमारे एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। जब आप सांस लेते हो तो आपके नाक में छन्नी थोड़ी लगी है, हमारे नाक में थोड़ी ना तो फिल्टर लगा है कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा। हवा में इतने सारी गैस है कि बहुत सारी गैस अंदर जाती है और बहुत सारी गैस बाहर आती है, पर हमारा मेन कंसर्न है CO2 और ऑक्सीजन को लेकर। तो अब इसमें से मैं सिर्फ दो पार्शियल गैसेस की बात कर रही हूँ। मतलब मैं सारे गैसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें से सिर्फ दो गैसेस की बात कर रही हूँ। यानी मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ, मैं कंप्लीट गैस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ दो गैसेस की बात कर रही हूँ। और वो दो पार्शियल गैसेस कौन से हैं? एक है ऑक्सीजन और एक है CO2। तो जब भी हम ऑक्सीजन या CO2 गैस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर। जब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PPO2। और जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, PPCO2। क्योंकि मुझे सारे गैसेस से लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक ही गैस की बात कर रही हूँ। कभी कभी PPO2 लिखा होता है, कभी कभी सिंगल P लिखा होता है, कभी कभी PPCO2 लिखा होता है, कभी कभी सिंगल P लिखा होता है, ठीक है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, क्या समझनी है? हमेशा 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 याद रखो कि गैसेस हमेशा कहां से कहां मूव होते हैं? फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यानी जहां पर ज्यादा गैस प्रेजेंट है वहां से वो गैस कम प्रेशर की तरफ जाएगा, जहां ज्यादा गैस है वहां से वो गैस कहां जाने वाला है? कम प्रेशर की तरफ। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, दैट गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम, यहां पर मैं लिख रही हूं, गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। गैसेस हमेशा कैसे मूव होते हैं? फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ोगे, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही चीज आपको बार बार इन्वॉल्व होगी। गैसेस हमेशा कहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं? फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री का एक फिनोमिनन आपको याद रखना है वो है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब जब वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाले कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करने वाली हूँ मैं? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, अब देखो, इमेजिन करो कि ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। इमेजिन करो कि ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, और यहाँ पर अंदर हमारा लंग्स है। दिस इज अवर लंग्स। ये हमारा थोरैसिक चेंबर है और ये मेरा लंग्स वाला चेंबर है। द आउटसाइड इज माय थोरैसिक कैविटी, और जो अंदर है ये मेरा पल्मोनरी कैविटी है। दिस इज माय लंग्स कैविटी। कौन सा कैविटी है ये? पल्मोनरी कैविटी। दिस इज माय थोरैसिक कैविटी एंड इंटरनली इट इज माय लंग्स वाला कैविटी, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या? एकदम सिंपल पूछ रही हूँ, मैं अभी तक आपसे कुछ भी डिफिकल्ट टॉपिक पूछ नहीं रही हूँ, मैं एकदम सिंपल पूछ रही हूँ। अगर मेरे
थोरैसिक चेंबर का स्पेस बढ़ेगा तो अंदर से लंग्स का भी स्पेस बढ़ेगा। मतलब मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ। जगह, वॉल्यूम मतलब जगह, कितनी जगह अवेलेबल है। मैं सिर्फ जगह की बात कर रही हूँ कि अगर मेरा थोरैसिक कैविटी बढ़ेगा, अगर मेरा थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ रहा है तो मेरा अंदर वॉल्यूम का भी मतलब लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। बाहर से मैंने इसको बड़ा किया, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, ये अगर बड़ा हो रहा है तो अंदर से लंग्स भी बड़ा होगा, इसका भी साइज बढ़ेगा। अंदर से क्या होगा बेटा? अंदर से लंग्स भी बड़ा होगा, लंग्स की भी साइज बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब मैं लंग्स का थोरैसिक चेंबर कैविटी बढ़ा रही हूँ उसी टाइम पे, मतलब जब मैं थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ तो उसी टाइम पे क्या हो रहा है, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब मैं थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इसके वजह से क्या होता है, अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अंदर हम क्या कर रहे हैं, अंदर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर लो होगा। अंदर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है कि गैस कैसे बॉडी के अंदर आता है, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये बाजू बाजू का जो वातावरण है, दिस इज माय एटमॉस्फेयर। ये बाजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज माय एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है, यहां पर हाई पार्शियल प्रेशर है। एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है गैस का, और मेरे लंग्स में प्रेशर लो हो चुका है। लंग्स में क्या हो चुका है, प्रेशर लो हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब ये प्रेशर, ये जो गैस है, ये गैस अंदर जाएगा, इट विल गो इनसाइड, और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंस्पिरेशन। लेकिन ये इंस्पिरेशन कैसे होने वाला है, हमको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे पड़ेगा, मुझे लंग्स की साइज बढ़ानी पड़ेगी। साइज में कैसे बढ़ाऊंगी, हमारा जो डायफ्राम है, ये जो मेरा डायफ्राम है, ये डायफ्राम के पास जो मसल्स हैं प्लस इसके पास जो फ्रेनिक मसल्स, स्पेशल मसल्स होते हैं जो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। ये मसल्स वैसे तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं। जब ये मसल ऐसे नीचे आ जाएगा तो अंदर स्पेस बढ़ जाएगी। मतलब ये डायफ्राम ऐसा है, ये डायफ्राम जब नीचे आ जाएगा तो अंदर स्पेस बढ़ जाएगी ना। जब मेरा डायफ्राम ऐसे नीचे हो जाएगा तो अंदर स्पेस बढ़ जाएगी। यस एवरीबॉडी। तो यहाँ पर हमारे कौन से बॉडी के पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, जब मुझे इंस्पिरेशन करना है। ध्यान से देखो, जब मुझे इंस्पिरेशन प्रोसेस करना है तो इंस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए कौन से मसल्स का मूवमेंट यहाँ पर होगा। यस, कौन से मसल्स का मूवमेंट होगा, एक तो डायफ्राम मसल्स नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो हमेशा रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और मेरे लंग्स के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, ये देखो, समझो ये मेरा रिब केज है, बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को मैं अगर निकाल दूं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझो मैंने ये छिलका निकाल दिया। जैसे आप कांदे की छिलके को जब छीलते हो, जब आप अनियन को छीलते हो, आपने एक लेयर निकाली तो नीचे दूसरी लेयर दिखती है, दूसरी लेयर निकाली तो नीचे तीसरी लेयर दिखेगी। जैसे रेनबो केक अपन खाते हैं तो एक लेयर के नीचे दूसरा कलर, दूसरे कलर के नीचे तीसरा कलर, तीसरे कलर के नीचे चौथा कलर, ऐसे अलग अलग कलर की लेयर होती है। जैसे जैसे एक एक लेयर निकालते हैं कुछ नया नया देखने मिलता है, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ये मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। जैसे ही मैं इस मसल के लेयर को निकालूंगी मुझे अंदर दूसरे मसल्स दिखेंगे। अब ये जो दूसरे लाल वाले मसल्स हैं ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, मतलब ये दिखने में ना कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये देखो, कहाँ दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर ये अंदर की तरफ ये जो मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज मसल्स आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और इसके अंदर ये वाले जो मसल्स हैं, ये वाले, ये मेरे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। नॉर्मली अपना जो डायफ्राम होता है वो ऐसे होता है रिलैक्स्ड स्टेट में, जब ये डायफ्राम नीचे आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पिक्चर ऐसी दिखाई देगी, जब अपना डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अंदर स्पेस बढ़ जाएगी, जब अंदर स्पेस बढ़ेगी तो हवा अंदर आ जाएगी क्योंकि प्रेशर लो हो जाएगा अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर मसल्स में क्या होने वाला है, यहाँ पर दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। कौन से मसल्स,
डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम एंड फ्रेनिक मसल्स। कौन से मसल्स की बात कर रही हूं मैं? डायफ्राम के फ्रेनिक मसल्स प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम मसल्स प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगी, मतलब अंदर स्पेस बढ़ जाएगी ना। ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऐसे छाती बाहर की तरफ आएगी, द चेस्ट विल मूव आउटवर्ड, रिब केज अपवर्ड और फॉरवर्ड के डायरेक्शन में आएगी। यस, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जैसे ही अंदर प्रेशर लो हो जाएगा तो हमने क्या पढ़ा है, गैस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और फिर यहां पर होगा इंस्पिरेशन। तब यहां पर क्या होगा, इंस्पिरेशन प्रोसेस, यानी हवा हमारे लंग्स में भर जाएगी। तो यहां तक सबको समझ में आया है क्या क्या बोला मैंने? जब हम डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ आएंगे, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, देखो क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये डायफ्राम नीचे आने वाला है, ये डायफ्राम फ्लैट होने वाला है। नॉर्मली ये डायफ्राम डोम शेप में होता है, ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इसके जो रिब्स हैं, रिब्स विल मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, या आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये ऐसे बाहर की तरफ आएंगे। ये रिब केज कैसे मूव होगा, ऊपर और बाहर की तरफ आएगा। आप सांस लेके देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट बाहर की तरफ आता है और अंदर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। जैसे ही लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, हवा अंदर चली जाती है। ये हो गया हमारा इंस्पिरेशन प्रोसेस। क्या हो गया यहाँ पे, इंस्पिरेशन। अब ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस करने के लिए एनर्जी लगती है। लेके देखो, सब लोग सांस लेके देखो, ऐसे सांस लेके देखो, जैसे ही आप सांस लोगे आपको एनर्जी लगती है ना। वो सांस लेने के लिए, लंग की वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वी नीड एनर्जी, और इस प्रोसेस को इसीलिए हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ये जो इंस्पिरेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको ये इंस्पिरेशन वाला पार्ट समझा है? थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। देखो, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब इंस्पिरेशन स्टेज में हवा अंदर जाएगी और एक्सपिरेशन में हवा बाहर आएगी। The movement of air into and out of the lung is carried out by creating pressure gradient। हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम पहले प्रेशर को लो करेंगे, जैसे ही प्रेशर लो होगा हवा अंदर आएगी between the lungs and atmosphere. So inspiration can occur if the pressure within the lungs is low as compared to atmospheric pressure। मैंने क्या बोला, इंस्पिरेशन कब होगा, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर लो होगा। अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर लो होगा तभी इंस्पिरेशन होगा। सो व्हेन इंस्पिरेशन कैन अकर, ये देखो इंस्पिरेशन कब होगा, जब हमारे प्रेशर लंग्स का लो होगा, व्हेन इट विल बी लेस एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। मतलब बाहर ज्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है और लंग्स के अंदर लो प्रेशर है, तब इंस्पिरेशन होगा। तब क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, सिमिलरली एक्सपिरेशन कब होगा। अब देखो, अब हमको एक्सपिरेशन करना है, अब हमको क्या करना है, एक्सपिरेशन करना है। लेकिन यहां पर और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप योगा करते हो, योगा करने के टाइम हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं, हम जोर से सांस लेते हैं, मतलब यहां से हम इंस्पिरेशन करते हैं, बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के टाइम पे भी तो एक्टिव प्रोसेस ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के टाइम पे आपको और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, यानी और ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है, और आपके और ज्यादा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस, फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहां पर मोर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। यहां पर फ्रेनिक मसल्स के साथ साथ और भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मोर मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन भी एक्टिव प्रोसेस दिखा रहा है। यहां तक सबको समझ में आया है पक्का? अब एक्सपीरेशन वाला पार्ट देखें। देखो इंस्पिरेशन से ही रिलेटेड होगा एक्सपीरेशन। अब एक्सपीरेशन में क्या होगा, इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा एक्सपीरेशन में। मतलब अगर मैं यहां पर लिख के दिखाऊं तुमको कि एक्सपीरेशन में क्या होने वाला है तो आपको समझ जाएगा। यहां पर लिखूं या नेक्स्ट स्लाइड में लिखती हूँ? चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। तो देखो इंस्पिरेशन में हमने क्या किया था, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ाई थी। तो अब हम एक्सपीरेशन में क्या करने वाले हैं, मैं सेम यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा थोरैसिक कैविटी है, नहीं अभी तो फिलहाल लंग्स हमारा डोम्ड है ना, सॉरी फ्लैट शेप में है। लंग्स मेरा ये सॉरी डायफ्राम जो है मेरा ये फ्लैट हो गया है। ये डायफ्राम कैसा हो गया है, फ्लैट हो गया है, राइट। यहाँ पर डायफ्राम फ्लैट हो गया था, तो ये फ्लैट डायफ्राम है। मुझे क्या करना है, इस डायफ्राम को वापस डोम शेप करना है। और अंदर जो मेरा लंग्स है, अंदर जो मेरा लंग्स है, ये लंग्स का भी मुझे वॉल्यूम डिक्रीज करना है। तो अब क्या होगा, जो मसल हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो मसल रिलैक्स हो जाएंगे। तो एक्सपीरेशन प्रोसेस में क्या होगा, ध्यान से देखो। एक्सपीरेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है, जो मसल्स हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कौन से मसल्स हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किए थे, मसल्स की अगर हम बात करें तो हमने डायफ्राम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब डायफ्राम के जो हमारे फ्रेनिक मसल्स थे ये रिलैक्स हो जाएंगे। और कौन सा मसल रिलैक्स हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगा। ये हाईलाइटेड चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स। मतलब यहाँ पर हमारा जो डायफ्राम है ये फ्लैट पोजीशन में था ना, ये फ्लैट पोजीशन से फिर से डोम शेप हो जाएगा, ये फिर से डोम शेप हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा रिब बाहर की तरफ आया था, ये रिब केज अब डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स चला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो ये बाहर आया था चेस्ट, अब आप सांस छोड़ोगे तो ये अंदर चला जाएगा। सो रिब्स मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। यस, तो यहाँ पर इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, दोनों की वजह से रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, जब आपका चेस्ट अंदर जाएगा तो लंग्स की कैविटी छोटी हो जाएगी, मतलब थोरैसिक कैविटी छोटी हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ चेंज, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसके वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो हमने क्या पढ़ा है, गैस हमेशा कैसे मूव होते हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब प्रेशर कहां पर इंक्रीज हुआ है, ये देखो अंदर अब बाजी बदल गई है। यहाँ पर अब प्रेशर हाई हो गया है और वॉल्यूम लो हो गया है, और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो है। एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर की हवा अंदर चली गई थी ना, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो है और यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो अब यहाँ से ये गैस बाहर जाने वाला है, ये गैस जो है ये बाहर जाने वाला है, यानी एक्सपीरेशन होने वाला है। अब ये हवा बाहर की तरफ जाने वाली है। तो यहाँ पर जब आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ था तो इंस्पिरेशन हुआ था, अब आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा। और जब आप लोग सांस बाहर छोड़ते हो, देखो इंस्पिरेशन करने के टाइम पे ताकत लगती है, लेकिन एक्सपीरेशन करने में कोई ताकत लगती है क्या, नहीं। तो ये पैसिव प्रोसेस है। एक्सपीरेशन प्रोसेस कैसा है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है। तो जैसे हमने इंस्पिरेशन किया था एग्जैक्टली उल्टा उसका हमने कैसे किया, एक्सपीरेशन किया। अब यहाँ पर अगर मैं फोर्स्ड एक्सपीरेशन की बात करूं, जैसे जब आप जोर से सांस लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, तब आप बहुत ज्यादा सांस लेते हो, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। लेकिन जब आप सांस बाहर छोड़ते हो, छोड़ो सब लोग सांस बाहर छोड़ो, पहले लो अब छोड़ो, ऐसे जोर से सांस बाहर छोड़ो तो आपको ना एब्डोमिनल मसल्स में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। तो जब आप फोर्स्ड एक्सपीरेशन करते हो, क्या करते हो आप, जब आप फोर्स्ड एक्सपीरेशन करते हो, जब आप सांस जोर से बाहर छोड़ते हो तो यहाँ पर आपके एब्डोमिनल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपीरेशन के टाइम पे आपका एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स्ड एक्सपीरेशन करूं, अगर मैं यहाँ पर फोर्स्ड एक्सपीरेशन करूं तो क्या होगा, ये अब एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स हो रहा है। क्या हो रहा है,
more contraction of abdominal muscles, मतलब यहां पर लंग्स की वॉल्यूम और ज्यादा डिक्रीज हो रही है, लंग्स की वॉल्यूम और ज्यादा डिक्रीज हो रही है और हमारा एब्डोमिनल मसल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस वजह से एनर्जी लगानी पड़ रही है। सिंपल फंडा है, सांस जोर से लोगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, नॉर्मल सांस छोड़ोगे तो एनर्जी नहीं लगेगी। जोर से जब आप सांस छोड़ते हो तो एनर्जी लगती है क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो थियोरी में क्या दिया है, इंस्पिरेशन प्रोसेस कब होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इंस्पिरेशन प्रेशर कब होता है, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग इज, इंस्पिरेशन प्रोसेस कब होगा, when the pressure inside the lung is less as compared to atmosphere। और एक्सपीरेशन कब होगा, जब लंग्स के अंदर प्रेशर हाई हो जाएगा। ये देखो when intrapulmonary pressure is high as compared to the atmosphere। जब आप एक्सपीरेशन करते हो तो डायफ्राम एंड अदर मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स एंड इंटरनल मसल्स बिटवीन द रिब्स, दे हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से हम इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन करते हैं, जिसकी वजह से अंदर की कैविटी जो है वो बढ़ती है और कम होती है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, क्या हो रहा है इंस्पिरेशन में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड ऑल्सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रिब केज है और स्टर्नम है ये बाहर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाती है। देखो हमारा जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम सामने की तरफ आ रहा है, वेंट्रल, और पीछे ये डोर्सल रीजन है, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। सो हमारा जो स्टर्नम है ये सामने बढ़ता है ना, जब आप सांस लेते हो तो स्टर्नम ऐसे सामने की तरफ बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। जब हमारा स्टर्नम सामने की तरफ बढ़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ओके, बट when there is a contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber, it occurs in anterior posterior axis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये देखो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस मतलब क्या होता है और ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ, अपना डायफ्राम जो है वो नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है, तो ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एंटीरियर डायरेक्शन में हो रहा है और पोस्टीरियर डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा इसको बोलेंगे एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जब हमारा चेस्ट अंदर और बाहर हो रहा है, चेस्ट अंदर और बाहर हो रहा है, ये अंदर बाहर, तो ये डोर्सल वेंट्रल हो रहा है। डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है और चेस्ट अंदर बाहर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल। ओवरऑल हमारे लंग्स की अंदर कैविटी बढ़ जाती है और इस वजह से वॉल्यूम लंग्स के अंदर बढ़ जाएगी, एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखो लंग्स का अगर वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका प्रेशर घटेगा, और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, तो गैस विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये गैस कैसे मूव होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, हमारी जो गैस है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, गैस विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इनटू द लंग्स। और जब आप मसल्स को रिलैक्स करोगे, जब आप रिलैक्स करोगे, relaxation of the diaphragm and intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to the normal position। अब हम एक्सपीरेशन कर रहे हैं तो एक्सपीरेशन के टाइम पे ये सब पहले जैसा हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा, तो हमारे लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। ये देखो इट रिड्यूसेस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड लंग्स की वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर डायफ्राम जब फ्लैट था, जब हमारा डायफ्राम फ्लैट था तो अंदर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई थी। अब जब डायफ्राम फिर से पहला जैसा हो जाएगा, डायफ्राम हमारा फिर से पहले जैसा हो गया, तो अंदर लंग्स छोटा हो गया, पहले लंग्स बड़ा हो गया था, अब लंग्स की वॉल्यूम क्या हो गई, छोटी हो गई, तो अंदर प्रेशर बढ़ गया। अब जब अंदर प्रेशर बढ़ गया और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो अब गैस कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, गैस अंदर से बाहर जाएगा, इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे बाहर प्रेशर ज्यादा था, अंदर प्रेशर कम था, तो यहाँ पे अंदर से बाहर गया गैस, आउटसाइड टू इनसाइड, दिस इज इंस्पिरेशन, दिस इज एक्सपिरेशन। तो यहाँ पर यही चीजें हो रही है।
तो यहाँ पर अंदर प्रेशर बढ़ गया, जिसके वजह से क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा. So we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. तो यहाँ पर हमारे एब्डोमेन के जो एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं, उन मसल्स की मदद से हम इंस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सपिरेशन भी करते हैं. ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, इस लाइन को अंडरलाइन करो, अगर ऑन एन एवरेज हम गिनती करें तो एक ह्यूमन 1 मिनट में कितने टाइम सांस लेता है, 12 से 16 बार. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer. अभी मेरे पास एक बहुत पुराना स्पायरोमीटर है, वो चल भी नहीं रहा है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ. गूगल पे आप इमेज डालोगे तो भी आपको दिखेगा. ऐसा एक स्पायरोमीटर नाम का डिवाइस दिखाई देता है. ये डिवाइस क्या करता है, हमको एयर का वॉल्यूम मेजर करने में हेल्प करता है. आपने कितनी सांस अंदर ली, कितनी सांस बाहर छोड़ी, कितनी सांस अंदर रह गई, जब आप योगा करने बैठते हो तो कितनी सांस अंदर लेते हो, कितनी सांस बाहर छोड़ते हो, वो सब ऐसा एक स्पायरोमीटर आता है. ऐसे मल्टीपल चेंबर वाला भी आता है. तो ऐसा डिवाइस रहता है, इसमें फूंक मारेंगे तो ये बॉल ऊपर उड़ता है. उससे पता चलता है कि आपको कितना ज्यादा फूंक मारना पड़ रहा है, कितना कम फूंक मारना पड़ रहा है. इससे लंग की एक्सरसाइज होती है. तो ऐसा स्पायरोमीटर दिखाई देता है. ये स्पायरोमीटर की मदद से हम अपने लंग का वॉल्यूम मेजर करते हैं कि कितना सांस अंदर जा रहा है, कितना सांस बाहर आ रहा है. इट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस. हमारे लंग्स की हेल्थ इसी डिवाइस से हम मेजर कर सकते हैं, लंग्स हेल्दी हैं या नहीं है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया गया. ये देखो, ऐसा स्पायरोमीटर दिखता है. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में से आपको एक एमसीक्यू तो कंफर्म आएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से आपको वैल्यूज पूछी जाती है, मैच द कॉलम टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये टॉपिक पढ़ लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम साथ में फिल करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, आपको भी मेरे साथ वो ग्राफ बनाना है. चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. रुको जरा सीधी लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की. ये ग्राफ बनाना अगर आपको आ गया तो आपको ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का जो फॉर्मूलाज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, चलो तो अब देखते हैं. यहाँ पर मैं आपको क्या बोलने चाह रही हूँ कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं. क्या बोला मैंने, जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं और नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है, ये देखो, ये मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, ये मेरा इंस्पिरेशन वाला ग्राफ है, और ये मेरा एक्सपिरेशन वाला ग्राफ है. दोनों में हल्का सा शेड डिफरेंस है. ठीक है, पता नहीं चल रहा होगा तो ठीक है, जाने दो. ये मेरा इंस्पिरेशन मैंने किया, ये मैंने एक्सपिरेशन किया, तो ये मेरा नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ और एक्सपिरेशन हो गया. अब यहाँ पर जब मेरे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ रही है और कम हो रही है, जब मैं सांस लेती हूँ तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, जब मैं सांस छोड़ती हूँ तो लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाती है. तो इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. क्या बोलते हैं इसको हम, टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन करना, नॉर्मल इंस्पिरेशन करना और नॉर्मल एक्सपिरेशन करना. ये हो गया मेरा टाइडल वॉल्यूम. तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है. हमारी जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 500 ml होती है. तो ये लर्न करने वाला पार्ट है. इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है. जितना वैल्यूज दिया है वो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज्यादा स्टडी करके फिर दिया है, तो आपको इसको लर्न करना है एज इट इज. ये टाइडल वॉल्यूम 500 ml है. मैं आपको वॉल्यूम्स का मीनिंग बताने वाली हूँ कि आप ये वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे कर सकते हो. तो जब आप नॉर्मल सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस की वैल्यू 500 ml है. ये पूरे प्रोसेस की वैल्यू कितनी है, 500 ml है. अब जब आप योगा करने बैठते हो या जब आप बहुत जोर से सांस लेते हो तो हमको एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन करना पड़ता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमको एक्स्ट्रा एक्सपिरेशन करना पड़ता है. बराबर, तो हम उस पे भी आएंगे, यानी इंक्रीज्ड इंस्पिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन. लेकिन उससे पहले, योगा करने से पहले नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, अपना ह्यूमंस का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना बताया गया है, ह्यूमंस का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना बोला गया है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट बोला गया है 12 to 16 टाइम्स इन 1 मिनट. ये हमने अभी पढ़ा था, कुछ मिनट पहले हमने पढ़ा था कि नॉर्मली ह्यूमंस 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, 12 to 16 टाइम्स इन 1 मिनट. ठीक है, अब देखो, जब मैं एक बार इंस्पिरेशन कर रही हूँ और एक बार एक्सपिरेशन कर रही हूँ
तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 500 ml इसकी वैल्यू है। मतलब जब मैं एक बार सांस लेती हूँ और एक बार छोड़ती हूँ, जब मैं वन टाइम इंस्पिरेशन करती हूँ तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और ऐसा एक मिनट में अगर मैं 12 बार करूं, अगर मैं एक मिनट में 12 बार करूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml इंटू 12, यानी टोटल 6000 ml हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। कितना हो जाएगा 6000 ml मेरा कंप्लीट 1 मिनट का रेस्पिरेशन रेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं माइन्यूट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन या फिर माइन्यूट वेंटिलेशन रेट। तो दिस इज कॉल्ड एज MVR। मैं जब एक बार सांस लेती हूँ और छोड़ती हूँ तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, दैट इज 500 ml। और ऐसे हम 12 बार करते हैं, एक मिनट में नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, तो वो हो गया अपना 6000 ml इन 1 मिनट। 6000 ml इन 1 मिनट। यस एवरीबॉडी। अब देखो, अब जब आप योगा करने बैठते हो तो आपको बोला जाता है कि जोर से लंबी सांस अंदर खींचो, फिर उसको होल्ड करो और फिर सांस को बाहर छोड़ो। ठीक है। जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल, मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात कर रही हूँ। तो देखो हमारा जो कंडक्टिंग पैसेज है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, कंडक्टिंग पैसेज मतलब कौन सा पार्ट होता है, नाक से स्टार्ट होता है, ब्रोंकियोल्स तक रहता है, ये हमारा कंडक्टिंग पैसेज है। मैंने यहाँ पर भी आपको लिख के दिया था कंडक्टिंग पैसेज कौन सा होता है अपना, विच इज द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोस्ट्रिल से स्टार्ट होगा और ब्रोंकियोल्स तक रहेगा। सो नोस्ट्रिल्स से स्टार्ट होकर ब्रोंकियोल्स तक का जो पार्ट है ये कंडक्टिंग पैसेज है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए लिखूं कंडक्टिंग पैसेज के बारे में, मतलब समझो यहाँ पे मेरी नोज है, ये मेरे नोस्ट्रिल्स हैं, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और फिर आगे जाके ब्रोंकियोल्स तक। ये हमारा पार्ट हो गया कंडक्टिंग पैसेज। तो अब जो हवा यहाँ से आ रही है, जो एयर यहाँ से आके यहाँ तक जा रही है, समझो ये पूरा प्रोसेस 500 ml है, लेकिन ये पूरी की पूरी हवा तो एल्वियोलाई तक जाती नहीं होगी। यहाँ पर आगे जाके मेरे पास जो एल्वियोलाई हैं, ये पूरा 500 ml हवा एल्वियोलाई तक नहीं जाता है। एल्वियोलाई तक सिर्फ 350 ml हवा जाता है। तो बाकी 150 ml कहाँ गायब हो जाता है, बाकी का जो 150 ml हवा है वो यहीं पर बीच में गायब हो जाता है। यहाँ पर जो बीच के जो अपने ऑर्गन्स हैं वो 150 ml हवा बीच में थोड़ा 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 करके ले लेते हैं, एरर, ह्यूमन एरर। तो ये जो 150 ml हवा है इसको हम बोलेंगे डेड स्पेस। इस 150 ml हवा को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो अपनी 150 ml वाली हवा है, इस 150 ml वाली हवा को हम बोलेंगे दैट दिस इज द डेड स्पेस। ये हमारी क्या हो गई, डेड स्पेस। ये हमारा कंडक्टिंग पैसेज है। मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है, कंडक्टिंग पैसेज ड्रॉ किया है। तो ये जो मेरा डेड स्पेस है, ये डेड स्पेस का वॉल्यूम है 150 ml। तो मेरा एक्चुअल वॉल्यूम जो एल्वियोलाई के पास जा रहा है, देखो 500 में से 150 ml इधर ही अटक गया, आगे सिर्फ 350 ml गया। तो 350 ml जो एल्वियोलाई तक जाता है, इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं एल्वियोलार वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्वियोलार वॉल्यूम। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? दिस वॉल्यूम इज नोन एज एल्वियोलार वॉल्यूम। अब मैं आपको बोल रही थी कि समझो आप एक्सरसाइज कर रहे हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के टाइम पे आपको बोला जाता है कि जोर से सांस लो, फोर्स्ड इंस्पिरेशन करो और फोर्स्ड एक्सपिरेशन करो, यानी लंबी सांस खींचो, लंबी सांस छोड़ो। जब मैं यहाँ पर लंबी सांस लूंगी, ध्यान दो सब लोग, जब मैं यहाँ पर लंबी सांस ले रही हूँ, देखो मैंने फिर से इंस्पिरेशन स्टार्ट किया और अब मैं लंबी सांस खींच रही हूँ। नॉर्मल ब्रीदिंग से ज्यादा लंबी ब्रीदिंग करना। तो अब ये मेरा ब्रीदिंग यहां तक जाने वाला है। जब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग से ज्यादा ब्रीदिंग करूंगी तो मेरा ब्रीदिंग यहां तक जाएगा। तो अगर मैं इसको टाइडल वॉल्यूम बोल रही हूं तो मेरा ये जो एक्स्ट्रा ब्रीदिंग मैंने किया है इसको मैं बोलूंगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी ये वॉल्यूम जो है ये नॉर्मली नहीं आई है भाई, इसको फोर्स करके अंदर लिया गया है, तो इसको मैं बोलूंगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलूंगी मैं इसको, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब मैं जबरदस्ती सांस छोड़ूंगी तो नॉर्मली मेरी सांस यहां तक आएगी, ठीक है, यहां तक भी आएगी। अब इससे ज्यादा अगर मैं और सांस छोड़ना चाहूं, मतलब मैंने जितनी सांस अंदर ली थी उतनी चली गई,
लेकिन अभी मैं और ताकत लगा के जितनी हवा अंदर भरी है मैं वो भी बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मैं फोर्स करूं और फोर्स कर करके अगर मैं एक्सपीरेशन करने की कोशिश करूं तो भी मैं ज्यादा से ज्यादा यहां तक सांस छोड़ पाऊंगी, इससे ज्यादा और नहीं छोड़ पाऊंगी। मैंने जितना सांस अंदर लिया था उतना छोड़ दिया, अब मैंने और एक्स्ट्रा अगर ताकत लगाई तो ये जो एक्स्ट्रा ताकत मैं लगा रही हूँ इसको बोलेंगे एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले मैंने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। फिर मैंने जबरदस्ती ज्यादा सांस अंदर ली तो उसको मैं बोलूंगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अब मैं जबरदस्ती ज्यादा सांस छोड़ रही हूँ तो इसको मैं बोलूंगी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब कभी कभी होता क्या है, हम जितनी सांस अंदर लेते हैं ना उतनी बाहर नहीं छोड़ते हैं। मतलब अगर आप चेक करो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व की वॉल्यूम इतनी है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतनी है। 2500 से 3000 सांस आप अंदर लेते हो, मतलब इसकी वैल्यू है 2500 टू 3000 ml और इसकी वैल्यू है 1000 टू 1100 ml। तो बाकी का 1200 कहाँ गया? बाकी का 1200-1300 कहाँ गया? ये देखो, बाकी का जो गायब हो गया वो कहाँ गया? तो जितनी सांस आपने अंदर ली आपने उतनी सांस बाहर नहीं छोड़ी। ये देखो, इसके बीच में डिस्टेंस देखो और इसके बीच में डिस्टेंस देखो, ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि कुछ वॉल्यूम ऐसी होती है जो हमारे लंग्स के अंदर ही स्टोर हो जाती है, जो बाहर आती ही नहीं है। मतलब ये हवा अगर एल्वियोलाई के पास गई तो एल्वियोलाई उसको छोड़ेगा ही नहीं, कुछ हवा एल्वियोलाई अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी हवा स्टोर हो जाती है ये बाहर नहीं आती है, ये बाहर नहीं जाती है, देयर इज नो एक्सपीरेशन। इस वॉल्यूम को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको हम? रेसिडुअल वॉल्यूम, बची हुई वॉल्यूम। यानी कि अगर 1000 ml या 1100 ml बाहर आई तो बाकी की जो 1200 ml है वो अंदर ही रह गई। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना बताया गया है? 1100 से 1200। मतलब ये देखो 2500 ml अंदर गया था तो 1100 बाहर आ गया, 2500 अंदर गया था उसमें से 1100-1200 बाहर आ गया और बाकी 1100 अंदर ही अटक गया। तो इसका वैल्यू कितना है? 1100 टू 1200 ml। अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम अंदर क्यों अटक जाता है? ये क्यों अटक जाता है? ये बाहर क्यों नहीं आता? जितना सांस अंदर गया था उतना बाहर क्यों नहीं आया? इसका क्या फंक्शन है? इसका पहला फंक्शन है, देखो हमारे एल्वियोलाई जो हैं, ये एल्वियोलाई को हम एयर सैक बोलते हैं। दीज आर अवर एयर बलून्स। अगर ये बलून में से पूरी हवा निकल गई तो ये बलून पचक जाएंगे, ये फट जाएंगे, इनके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं इनका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखने के लिए। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम का फंक्शन क्या है? ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे एल्वियोलाई को फटने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स द एल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग। टू प्रिवेंट एल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम एल्वियोलाई को फटने नहीं देगा। इट विल नॉट अलाउ एल्वियोलाई टू कोलैप्स। और क्या होगा, देखो कभी कभी क्या होता है जब आप सांस नहीं ले पाते हो फिर भी, जैसे समझो आपका हार्ट पंप होना बंद हो गया है और आपकी बॉडी जो है पैरालाइज्ड होने वाली है, लेकिन कुछ मिनट्स के लिए बॉडी अलर्ट रहती है। हार्ट पंप होना बंद हो गया तो भी कुछ मिनट तक हमारी बॉडी अलर्ट रहती है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई चालू रहता है, गैस एक्सचेंज चालू रहता है। तो वो जो कुछ सेकंड्स के लिए जो हमारा हार्ट पंप होना बंद हुआ था तब भी हमारी बॉडी का गैस एक्सचेंज होना बंद नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा रिजर्व वॉल्यूम था, थोड़ा सा जो गैस था वो बचा हुआ था, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या करता है? ये कंटिन्यू गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज कीप्स ऑन अकरिंग विदाउट एनी गैप, बिना किसी गैप के ये गैस एक्सचेंज चालू रहेगा, इसीलिए रेसिडुअल वॉल्यूम होना जरूरी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 टू 3000 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 टू 1100 ml। ये एज इट इज आपको लर्न करना है, मैच द कॉलम करने पूछा जाता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 ml टू 1200 ml। ये मेरी हो गई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इनको हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लंग की वॉल्यूम्स है। ठीक है, ये मेरी हो गई लंग की वॉल्यूम्स। अब अगर मैं इनको कॉम्बिनेशन में समझने की कोशिश करूं, जैसे समझो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप टोटल कितनी सांस अंदर ले सकते हो, नॉर्मली भी और फोर्स करके भी आप टोटल कितनी सांस अंदर ले सकते हो, तो वहां पर आप क्या करोगे बताओ मुझे, कमेंट करो।
मैंने आपसे क्या पूछा कि आप टोटल कितनी सांस अंदर ले सकते हो, नॉर्मल एंड फोर्स दोनों ऐड करो। तो नॉर्मली मैं इतनी सांस अंदर ले सकती हूँ, और अगर मैं योगा कर रही हूँ तो मैं ये भी अंदर ले सकती हूँ, मतलब टोटल में इतनी सांस अंदर ले सकती हूँ। दिस इज माई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसको हम, दिख रहा है ये कलर, हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कि टोटल मैं इतनी सांस अंदर ले सकती हूँ। तो जब आप एक से ज्यादा वॉल्यूम्स को साथ में ऐड कर देते हो तो उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, उसको फिर वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, उसको हम कैपेसिटी बोलने लग जाते हैं। तो मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस फोर्स्ड ब्रीदिंग। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, नॉर्मल सांस लेना मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस जबरदस्ती सांस लेना यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बराबर, इनको मिला के बनता है अपना IC। ओके, अब आपसे अगर मैं ऐसा पूछूं कि आप टोटल कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो, आप टोटल कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो, नॉर्मल और फोर्स दोनों लगा के, मतलब आपने फोर्स भी लगाया है और आप नॉर्मली भी ब्रीदिंग कर रहे हो, तो आप कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो। तो क्या आएगा इसका आंसर, आप नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम बाहर छोड़ सकते हो। ये देखो, ये अपना एक्सपीरेशन हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये अपना एक्सपीरेशन हो रहा है प्लस ये भी एक्सपीरेशन हो रहा है, दिस पार्ट, ये भी एक्सपीरेशन है यहां तक, और ये भी एक्सपीरेशन है, ये वाला पार्ट भी एक्सपीरेशन है ना, दिस पार्ट। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, ये मेरी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी है, मेरी एक्सपीरेशन करने की क्षमता, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, दिस इज माय एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। क्या है ये मेरा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, और ये मेरा, ये यहां से लेके यहां तक, ये टोटल अगर मैं करूं तो ये मेरा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी है। दोनों में टाइडल वॉल्यूम कॉमन है, इसमें भी टाइडल वॉल्यूम कॉमन है, इसमें भी टाइडल वॉल्यूम कॉमन है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि मेरे लंग्स की टोटल वाइटल कैपेसिटी, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, अगर मैं टोटल वॉल्यूम आपसे पूछूं कि आप टोटल कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो और टोटल कितना एक्सपीरेशन कर सकते हो, जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा के आप कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो, कितना एक्सपीरेशन कर सकते हो, तो वहां पर टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी आएगा, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी भी आएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल सांस भी हम ले रहे हैं, जोर भी लगा रहे हैं, बस सही जगह पे जोर लगाना है, गलत जगह पे जोर नहीं लगाना है, ठीक है। सो दिस इज माय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दिस इज माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एंड दिस इज माय वाइटल कैपेसिटी। मैं पूरा जोर लगा के सांस अंदर भी ले रही हूँ और बाहर भी छोड़ रही हूँ। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, आप कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या होगा, आप कितनी सांस बाहर छोड़ सकते हो और कितना गैस हमारे अंदर रह जाता है जो हमें बाद में यूज होता है। तो ये जो है कितनी सांस हम बाहर छोड़ सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ये हम बाद में के लिए बचा के रखते हैं, तो ये अपना हो जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये वाला जो पार्ट है अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं, दिस पार्ट इज नोन एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम या रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको हम बोल सकते हैं। और अब लास्ट में ये पूरा कैपेसिटी ऐड कर दो, रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लो, टाइडल वॉल्यूम ले लो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लो, आप इन चारों को अगर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। क्या हो जाएगा ये, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी के लिए मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, हाँ रेसिडुअल वॉल्यूम। या इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये इससे मेल खा रहा है, तो मैं अगर इसकी जगह पे सिर्फ वाइटल कैपेसिटी लिख दूं तो चलेगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना।
अब अगर मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा ऐसा गैस है जो स्पायरोमीटर में कभी मेजर हो ही नहीं सकता, जो मैंने आपको स्पायरोमीटर दिखाया था, कौन सी ऐसी वॉल्यूम है जो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता? स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर विच वैल्यू। देखो, जो वॉल्यूम रिलीज नहीं हो सकती वो मेजर नहीं हो सकती, तो कौन सी वॉल्यूम रिलीज ही नहीं होती है? कौन सी ऐसी वॉल्यूम है जो बाहर जाती ही नहीं है? रिजर्व वॉल्यूम कभी बाहर नहीं जाती है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम ये कभी बाहर नहीं जाती है, तो ये हमारा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता। ये जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, मतलब जहां पे आरवी है, देखो जहां पे भी आरवी आएगा ना वो वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, जहां पे भी आरवी आएगा वो वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर की वजह से। तो कहां कहां पे आरवी आता है? यहाँ पे आरवी आ रहा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में, यस। और कहां पे आरवी आ रहा है? टोटल लंग कैपेसिटी में भी आरवी आ रहा है। और कहां पे आ रहा है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, यस। और ये खुद ये जो आरवी है ये खुद इसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड functional residual capacity and residual volume, these three cannot be measured using spirometer, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ही स्टोर रहेंगे, ये बाहर आएंगे नहीं, तो इसको मेजर कहां से करेंगे? these cannot be measured using spirometer। तो यही चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको ये ग्राफ समझ गया है तो आप ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूलाज खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर कलरफुल ग्राफ भी मैंने दिया है, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये अपना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फिर ये वाला पार्ट एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा, दिस इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यस। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ ग्राफिकल मैनर में कलरफुल फोटो भी दिया है और हमने खुद से भी क्लास में ग्राफ बनाया। ये महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक का टेबल है, महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी सेम टेबल दिया है और एनसीईआरटी में भी सेम थ्योरी दी है। आपको टेबल के फॉर्मेट में चाहिए तो ये याद करो, आपको थ्योरी के फॉर्मेट में चाहिए तो एनसीईआरटी बुक देखो। एनसीईआरटी का थ्योरी देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो एक बार में 500 ml होता है, तो एक मिनट में कितना होगा? 6000 ml होगा। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट भी करके बताया है कैसे 6000 ml आएगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आप फोर्स करके इंस्पिरेशन करोगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आप फोर्स एक्सपिरेशन करोगे, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब जो हमारे लंग्स में बची हुई हवा रहती है। ये हवा क्यों जरूरी है? दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देती, हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देती। बाय एडिंग फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट पल्मोनरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है? टोटल इंस्पिरेशन आप कितना कर सकते हो, सो दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है? आप टोटल कितना एक्सपिरेशन कर सकते हो, दिस इज एक्सपिरेशन कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। लंग्स में जो नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो हवा बच जाती है तो कितनी होती है? एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और टाइडल वॉल्यूम तीनों आएगा इसमें, नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्स्ड एक्सपिरेशन सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। इट कंटेन्स नॉर्मल वॉल्यूम, इट कंटेन्स एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टोटल लंग कैपेसिटी में पूरा ऐड हो जाएगा। ये जितनी भी कैपेसिटीज हैं ये सारी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। So this is how we can measure lung capacity and pulmonary capacity या lung volumes, and this topic is very 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 important. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इधर पे बताया है कि हमारे लंग्स के पास एल्वियोलाई होते हैं, ये एल्वियोलाई इजीली कोलैप्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर रीजन भी दिया है। हमारे एल्वियोलाई कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं? इसके वजह से। तो इसका आंसर आपको दिया है मैंने, आपको सिर्फ नीचे कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर और ये आपको मैच करना है। ये देखो नीट में ऐसे डायरेक्ट मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वाइटल कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाइटल कैपेसिटी? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाइटल कैपेसिटी। तो 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस नीचे कमेंट करो।
इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए हम कम्युनिटी पोस्ट पर भी PYQs प्रोवाइड कर रहे हैं, MCQ शॉर्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके लिए नीट 2026 की बहुत सारी प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सिर्फ आपका सपोर्ट हमें चाहिए। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स so that they can also get good quality education, so that they can prepare for NEET 2026 exam without any worries. All the best everybody, and I will see you all very soon. Bye bye, take care.